1980 के आसपास अगर आप दुनिया की किसी इकोनॉमिस्ट से पूछते हैं कि अगले 40 सालों में एशिया का सबसे पावरफुल देश कौन बनेगा, तो शायद दो ही नाम आता। पहला इंडिया और दूसरा चाइना। This graph shows that while in the 1980s, China's and India's economies started at roughly the same size, China soon left India in the dust, becoming roughly 5 times its size. However, now India will overtake China as the world's most populous country. दोनों के पास बिलियन के आसपास पॉपुलेशन थी। दोनों देश गरीबी से लड़ रहे थे। दोनों देशों के ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाँव में रहते थे और दोनों के पास एक सपना था, अपने लोगों को बेहतर ज़िंदगी देना। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हिस्ट्री का डायरेक्शन ही बदल दिया। आज चाइना दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वहीं इंडिया इससे 5 गुना पीछे। उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चर इकोसिस्टम है। वो एआई में आगे है, इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल में, हाई स्पीड रेल में और एडवांस टेक्नोलॉजी में दुनिया को चैलेंज कर रहा है। और वहीं इंडिया में भी इसरो है, लेकिन इंडिया के ज़्यादा ग्रेजुएट्स बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, बड़ी बड़ी कंपनी। लेकिन एक सवाल फिर भी आता है, आखिर चाइना इतना आगे गया कैसे, या फिर इतना इंटेलिजेंट हुआ कैसे? क्या चाइनीज़ लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट थे? नहीं। क्या उनके पास ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज थे? नहीं। क्या उनके पास कोई मैजिक फार्मूला था? बिल्कुल नहीं। तो फिर फ़र्क कहाँ पड़ा? फैक्ट्रीज में, टेक्नोलॉजीज़ में, या फिर इकोनॉमिक में? इसका आंसर इनमें से कुछ भी नहीं है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक क्लासरूम से, एक टीचर से, एक किताब से और एक ऐसे डिसीजन से जिसने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। और शायद इसी डिसीजन ने चाइना और इंडिया का फ्यूचर भी अलग अलग कर दिया। यह कहानी जीडीपी की नहीं, ना ही एजुकेशन की, ना ही सिविलाइजेशन की है। शायद ये कहानी हम सबके फ्यूचर की है। दो बच्चे, दो अलग देश, दोनों एक ही साल में पैदा हुए, दोनों के हाथ खाली, दोनों के सपने आसमान में। एक बच्चा चाइना के एक छोटे से गांव में रहता है और दूसरा इंडिया के छोटे से कहीं गांव में रहता है। दोनों स्कूल जाते हैं, दोनों पढ़ते हैं, दोनों पढ़ना भी चाहते हैं, दोनों अपने माँ बाप की ज़िंदगी से बेहतर ज़िंदगी जानना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आया कि बच्चे अपना फ्यूचर खुद नहीं बनाते, उनका फ्यूचर पहले उनके आसपास का सिस्टम बनाता है। 1980 के आसपास चाइना और इंडिया के बीच इकोनॉमिक गैप बहुत बड़ा नहीं था। दोनों डेवलपिंग कंट्रीज थी, दोनों के पास ह्यूज पॉपुलेशन थी, दोनों के पास चीप लेबर थे और दोनों के पास ग्रोथ का मौका था। लेकिन आज चाइना की इकोनॉमी इंडिया से लगभग 5 गुना ज़्यादा है। ये नंबर शायद आपने कहीं सुना होगा, या फिर मीडिया तो दिखाती नहीं, सोशल मीडिया पे सुना होगा आप लोगों ने, या फिर इंटरव्यूज़ में देखा होगा, या फिर इकोनॉमी कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। लेकिन पॉइंट ये आता है, जीडीपी किसी फैक्ट्री में प्रोड्यूस नहीं होता। जीडीपी पहले क्लासरूम में प्रोड्यूस होता है। हर इंजीनियर, हर साइंटिस्ट, हर एंटरप्रेन्योर, हर स्किल्ड वर्कर, सबकी जर्नी एक स्कूल टेस्ट से शुरू होती है। और इसीलिए अगर हमें समझना है कि चाइना कैसे आगे निकला, तो हमें स्टॉक मार्केट नहीं देखना, हमें क्लासरूम देखने होंगे, क्योंकि कहानी वहीं से शुरू होती है। जून का पहला हफ्ता चाइना के कई शहरों में अजीब सी खामोशी छा जाती है। रोड्स पर पुलिस होती है, कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया जाता है, ट्रैफिक रूट्स बदल दिए जाते हैं, पेरेंट्स स्कूल गेट्स के बाहर खड़े होते हैं और लाखों स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी के लिए एक पेपर देने जाते हैं। इस एग्ज़ाम का नाम होता है गाओकाओ, नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडर्ड टेस्ट। 13.4 मिलियन स्टूडेंट, एक ही एग्ज़ाम, एक ही मिशन, एक बेटर फ्यूचर। अब बाहर से देखने पर ये सिर्फ एक एग्ज़ाम लग सकता है, लेकिन असल में यह एक एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा है। चाइना में कई फैमिली सालों तक अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदल देती हैं, एक्स्ट्रा जॉब करते हैं, फैमिलीज अपना घर बदल देती हैं बच्चों को बेटर स्कूल में भेजने के लिए। लोग शहर शिफ्ट कर जाते हैं सिर्फ एक चांस के लिए, सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ इस उम्मीद में कि उनका बच्चा उनसे बेहतर जी सके। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है, चाइना परफेक्ट नहीं है। गाओकाओ जो पेपर है उस पर प्रेशर को लेकर क्रिटिसिज्म भी होता है। लीग सिस्टम से एक चीज़ साफ दिखती है, एजुकेशन को नेशनल प्रायोरिटी माना गया है, सिर्फ इस बेसिस में नहीं, ग्राउंड रियलिटी में भी। एक देश अपने फ्यूचर को कितना सीरियसली लेता है या उसके बजट से कम और क्लासरूम से ज़्यादा समझ में आता है। जब हम चाइना के क्लासरूम को देखते हैं तो हम उसके पीछे एक और कहानी मिलती है, एक ऐसा डिसीजन जो 1982 में लिया गया था और जिसने आने वाले दशकों को बदल दिया। 1949 पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म होता है। आज की चाइना को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि वही चाइना है। उस समय उसकी लिटरेसी रेट 20% से भी कम थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, गरीबी हर जगह थी, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर थे, इकोनॉमी लगभग टूट चुकी थी। लेकिन चाइना के लीडर
एक चीज़ समझ गए कि अगर देश को बदलना है तो पहले लोगों को बदलना होगा, और लोगों को बदलने के लिए सबसे पावरफुल टूल है एजुकेशन। फिर आया 1978, डेंग जियोपिंग की रिफॉर्म शुरू हुई, फैक्ट्रीज खुलने लगी, मार्केट खुलने लगी, लेकिन साथ ही एक और चीज़ हुई, एजुकेशन सिस्टम मिशन पे निकल गए। और उसके बाद 1982 में चाइना ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया 9 साल की कंपलसरी एजुकेशन फ्री बच्चे के लिए, चाहे वो शहर में हो, चाहे गांव में, चाहे अमीर हो या फिर गरीब। उस वक्त शायद किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कागज़ पर लिखी हुई ये लाइन आने वाले समय में दशकों में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बदलने वाला है। 1982 से 2020 तक चाइना की लिटरेसी रेट 79 से बढ़कर 97% हो गई। हर साल लाखों लोग पढ़ने लगे, सीखने लगे। यह कोई ड्रामेटिक रेवोल्यूशन नहीं था, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी, कोई वायरल मूवमेंट नहीं था। यह एक स्लो रेवोल्यूशन, साइलेंट रेवोल्यूशन, एक क्लासरूम में एक टीचर के साथ, एक स्टूडेंट के साथ। और जब करोड़ों लोग एजुकेट होते हैं तो उसका असर सिर्फ एक स्कूल तक सीमित नहीं रहता, वो फैक्ट्री में दिखता है, वो इनोवेशन में दिखता है, वो AI की फील्ड में दिखता है, वो GDP में दिखता है, और वो हर जगह दिखता है। अब इमेजिन करो एक क्लासरूम इंडिया की किसी गांव का क्लासरूम, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार या झारखंड या किसी और राज्य का क्लासरूम। बच्चे बैठे कुछ सपने देख रहे हैं, कुछ नोटबुक में लिख रहे हैं, कुछ टीचर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि टीचर आए नहीं हैं, टीचर की कुर्सी खाली। और कहीं यहाँ ये दिन की बात नहीं, ये सालों की कहानी है। ASER 2024 की रिपोर्ट एक अनकम्फर्टेबल रियलिटी दिखाती है। क्लास 3 के 76.6% बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक प्रॉपरली नहीं पढ़ पाते। क्लास 5 के सिर्फ 60% क्लास 2 लेवल की स्टोरी पढ़ जानते हैं, और क्लास 8 तक पहुंचने के बाद भी सिर्फ लगभग 30% बेसिक अर्थमेटिक सॉल्व कर सकते हैं। बस इतना ही। बच्चे कम इंटेलिजेंट नहीं है, इनके सपने छोटे नहीं हैं, इनकी पोटेंशियल कम नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सिस्टम ने उन्हें तोड़ दिया है जिनके साथ वो compete कर सकें। और शायद इसी डॉक्यूमेंट्री के सबसे पेनफुल पॉइंट यही है, टैलेंट हर जगह पैदा होता है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। पढ़ाई में पैदा होता है, एक बच्चा बिहार में दोनों जीनियस हो सकते हैं, लेकिन अगर एक को क्वालिटी एजुकेशन मिले और दूसरे को ना मिले तो कुछ सालों बाद दुनिया कहेगी पहला ज़्यादा सक्सेसफुल और दूसरा कम सक्सेसफुल है। जबकि सच ये है कि रेस कभी भी इक्वल नहीं थी। यहाँ एक बात क्लियर करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्री बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम इंडिया को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ये मतलब है कि हम इंडिया को और आगे बढ़ाएं। अगर किसी देश ने इम्पॉसिबल लगने वाला काम किया उसमें इंडिया भी शामिल है, ऐसी बात नहीं है। जब देश गरीबी और डिवीज़न से जूझ रहा था तब इंडिया ने एक विज़न देखा, एक मॉडर्न नेशन बनाया, IITs, IIMs, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया। धीरे धीरे इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ, इसरो बनाया, उसने वो अचीव किया जो कंट्रीज़ नहीं अचीव कर सकती। चंद्रयान किया, मार्स मिशन किया, लो कास्ट पर स्पेस इनोवेशन किया। ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन बस प्रॉब्लम यही आती है कि प्रेजेंट टाइम में ऐसा हो रहा है कि इंडिया के जो टैलेंट हैं उनको बाहर भेज दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। के पास भी काफ़ी सारे टैलेंट थे। और स्किल्ड वर्कफोर्स की बात करें तो क्लासरूम में तैयारी होती है इसकी, इसलिए आज भी इंडिया की लिटरेसी रेट लगभग 77% है, जबकि चाइना की 97% के आसपास पहुँच चुकी है। ये सिर्फ एक स्टैटिक नहीं है, ये करोड़ों जिंदगी की डिफरेंस है, करोड़ों अपॉर्चुनिटी का डिफरेंस है और करोड़ों सपनों का डिफरेंस है। हम देखते हैं एजुकेशन का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में। 1987 चाइना और इंडिया दोनों लगभग एक ही पोजीशन पर थे। दोनों देश की वर्कफोर्स करीब 62% हिस्सा एग्रीकल्चर में काम करती थी, फील्ड्स में, फार्म्स में, मैनुअल लेबर में। ये दोनों इकोनॉमिक की रियलिटी दिखाती हैं। उस वक्त कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट करता तो शायद वो नहीं बता पाता कि 30 सालों बाद कौन सा कंट्री कहाँ पहुँचेगा। 2018 तक चाइना की एग्रीकल्चर वर्कफोर्स 15% रह गई, और सिर्फ एक बार इस नंबर को दोबारा सुनो, 62% से 15% आना। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क की बात है कि कंसिस्टेंसी से वहाँ हर काम एक सिस्टम में किया गया। बाकी लोग कहाँ गए? फैक्ट्रीज़ में, मैन्युफैक्चर में, टेक्नोलॉजी कंपनी में, रिसर्च लैब। इंडिया को देखिए, इंडिया में लगभग 40% वर्क फोर्स एग्रीकल्चर में थी। यहाँ प्रॉब्लम ये है, एग्रीकल्चर में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि उनके पास अल्टरनेटिव स्किल नहीं होती, उनको जॉब नहीं मिलती, क्योंकि वैकेंसी नहीं आती, क्योंकि इकोनॉमी उन्हें ट्रांजिशन करने के लिए इनफ सपोर्ट नहीं दे पाती। चाइना और इंडिया के बीच डिफरेंस सालों से बढ़ा हुआ है। 2015 में चाइना टर्सरी एनरोलमेंट रेशियो में लगभग 1.7 गुना आगे था। 2021 तक ये गैप लगभग 2 गुना हो गया, 1.7 गुना से 2 गुना हो गया। और ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का नंबर नहीं,
ये फ्यूचर वर्कफोर्स का नंबर है, ये फ्यूचर साइंटिस्ट का नंबर है, इनोवेटर्स का नंबर है। एक देश जब अपने लोगों को एजुकेट करता है तो वो अपने फील्ड से फैक्ट्रीज तक पहुंचता है और ट्रांजिशन करोड़ों लोगों को स्केल पर होता है, तब इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म होती है। अब आते हैं हम इस डॉक्यूमेंट्री के सबसे इमोशनल और फ्रस्ट्रेटिंग चैप्टर पर, ब्रेन ड्रेन। ये फिर टैलेंट एक्सोडस होता है। सोचिए, एक देश अपने बच्चों को पढ़ाता है, उनके लिए स्कूल बनाता है, यूनिवर्सिटीज़ बनाता है, पेरेंट्स सालों तक फीस भरते हैं, स्टूडेंट दिन रात मेहनत करते हैं, और जब वो फाइनली वर्ल्ड क्लास टैलेंट बन जाता है तो क्या होता है, बहुत सारे लोग देश छोड़कर चले जाते हैं। 2024 में लगभग 13.36 लाख इंडियन स्टूडेंट फॉरेन कंट्री में पढ़ रहे थे, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में। और इंडिया में पढ़ने आए थे ओनली 46 के स्टूडेंट अप्रॉक्स में, ये अप्रॉक्स डेटा है, मतलब हर एक फॉरेन स्टूडेंट के बदले 25 इंडियन स्टूडेंट बाहर जाते हैं। ये सिर्फ माइग्रेशन नहीं है, ये टैलेंट फ्लो है, और टैलेंट ही मॉडर्न इकोनॉमी के सबसे वैल्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, फॉरेन एजुकेशन लेना गलत नहीं है, ग्लोबली एक्सपोजर अच्छा होता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, नई स्किल मिलती हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब टैलेंट लोग वापस नहीं आते, जब वो वही इकोसिस्टम में अट्रैक्ट हो जाते हैं, जब इनोवेशन और रिसर्च के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम पड़ जाती हैं। और इसी पॉइंट पर चाइना ने एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी फॉलो की। 2010 के बाद चाइना ने 200 से ज़्यादा प्रोग्राम लॉन्च किए। गोल सिंपल था, जो टैलेंट चाइनीज़ प्रोफेशनल बाहर हैं उन्हें वापस लाओ, रिसर्च ग्रांट दो, फंडिंग दो, इंफ्रास्ट्रक्चर दो, अपॉर्चुनिटीज़ दो। रिजल्ट 2020 में चाइनीज़ प्रोफेशनल के 34% आ गए चाइना में वापस। अब एआई सेक्टर को देखिए, इंडिया में 2016 से 2022 के बीच एआई टैलेंट ग्रोथ 260% रहा, इनक्रेडिबल अचीवमेंट है। लेकिन स्टैनफोर्ड की रिपोर्ट एक और रियलिटी दिखाती है, नेट माइग्रेशन रेट निगेटिव है, मतलब टैलेंट ग्रो भी कर रहा है और बाहर भी जा रहे हैं। दूसरी तरफ चाइना ग्लोबली एआई पेटेंट में डोमिनेंट पोजीशन बन चुका है, और दूसरी तरफ चाइना ग्लोबल एआई डोमिनेंट कर रहा है। और यही फ़र्क इनोवेशन रेस में भी नज़र आता है। एक देश टैलेंट प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा टैलेंट प्रोड्यूस भी कर रहा है, और वो अपनी कंट्री में भी रिटेन कर पा रहा है। और 21वीं सेंचुरी में डिफरेंस बहुत मायने रखता है। आई होप दोस्तों आपको यह डॉक्यूमेंट्री अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो यह डॉक्यूमेंट्री तो कमेंट करके बताइए। ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।